चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 20 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। देखो, इस चैप्टर में हम लोग हमारे इंडिया की, हमारे देश की सोशल प्रॉब्लम्स देख रहे थे ना, कि जिनमें हमने पहले कॉम्युनलिज्म, कास्टेइज्म, माइनॉरिटीज़, एससी एंड एसटी कास्ट, इन सब के बारे में हमने समझा था। ये सब प्रॉब्लम्स देखी थी। आज हम लोग उसके आगे की प्रॉब्लम्स अगर देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वो है टेररिज्म एंड रिबेलियन। पॉइंट का नाम क्या है? टेररिज्म एंड रिबेलियन। तो इनके बारे में समझें। सबसे पहले टेररिज्म के बारे में समझें। तो टेररिज्म उसे क्या कहते हैं? तो टेररिज्म मतलब कहते हैं ना कि आतंकवाद, बराबर ना, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में उसे आतंकवाद कहते हैं। ये एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुकी है। ग्लोबल प्रॉब्लम आज पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि हर देश में ये आतंकवादी, ये टेररिस्ट, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। ये टेररिज्म आज पूरी दुनिया की जो है वो प्रॉब्लम बन चुकी है हर जगह पर। हमारी इंडिया में भी है। हमारी इंडिया में आप लोगों को पता है ना, कितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं कि आतंकवादी अचानक अचानक से जो है वो हमारे देश में चले आते हैं और कोई भी प्लेस के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे कितने सारे अटैक्स आप लोगों को ध्यान होंगे कि जैसे मुंबई में वो ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था कुछ साल पहले, वो सबको ध्यान होगा। इनके अलावा बहुत सारे प्लेसेस पर हुए थे। सबसे पहले जो अक्षरधाम पर, दिल्ली के अक्षरधाम पे अटैक हुआ था। इनके अलावा जो है वो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट किए गए थे। तो ये सब टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं। टेररिस्ट ये एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं सिर्फ किस लिए पता है? तो भाई लोगों में डर फैलाने के लिए, कि उनको बताने के लिए कि भाई हम लोग जो है वो सबसे सुपीरियर हैं, ये बताने के लिए वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। और टेररिज्म से क्या होता है? तो टेररिज्म से और कुछ नहीं, बस ब्लड शेड, मतलब हर तरफ खून खराबा, डिस्ट्रक्शन होता है, फियर, चेओस ये क्रिएट होते हैं। मतलब हर तरफ जो है वो ये मारा मारी, डर ये बनता है, वायलेंस क्रिएट होता है, अनरेस्ट की जो है वो कंडीशन क्रिएट होती है। मतलब कोई भी शांति से नहीं रह पाता। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब होती हैं, ये एक्टिविटीज़ जब होती है तो उसके बाद लोगों में बहुत डर फैल जाता है। कितने दिनों तक तो लोग जो है वो शांति से नहीं बैठ पाते, ऐसी कंडीशन हो जाती है, बराबर ना। तो ये टेररिज्म वो हमारी बराबर सोशल प्रॉब्लम है ही। हम लोग इस चैप्टर में सोशल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। ये एक सोशल प्रॉब्लम है ही, क्योंकि इससे सबसे बड़ी जो है वो सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है इससे, टेररिज्म से। और क्या कह सकते हैं कि ये हर जगह पर है ना, हर कंट्री में ये प्रॉब्लम है, हर कंट्री की सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। इसलिए एक तरह से इसे ग्लोबल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम लोग, बराबर ना। टेररिज्म से हमारे देश का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक रुक जाता है, बहुत हद तक रुक जाता है उसमें। आप लोग पता है, दूसरी प्रॉब्लम्स को एक बार सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टेररिज्म को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई दूसरी जैसे प्रॉब्लम हो, कम्युनलिज्म, कास्टेइज्म, माइनॉरिटीज़, वो हमने देखा ना, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाकर और ऐसी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आतंकवादी जनरली जो है वो दूसरे देश में रहते हो या हमारे अंदर भी रहते हो, हमारे देश के अंदर ही, तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कब, कहाँ पर, कौन सी जगह पर वो अटैक कर दे, बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, तो ये पता करना भी बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए कोई तो स्पेशल कानून भी नहीं बना सकता ना, बरोबर ना, कि वो तो सीधा अपनी एक्टिविटी करके खुद को भी मार देते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं। तो जिनके जिनके ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए टेररिज्म वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टेररिज्म का कोई भी रिलीजन के साथ कनेक्शन नहीं है कि भाई ये यही रिलीजन के लोग होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी कितनी जगह पर जो है वो ये टेररिज्म को रिलीजन के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो गलत है, बराबर। टेररिज्म के सिर्फ एक ही ये पॉइंट है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड का प्रिंसिपल है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड का जो है वो ये प्रिंसिपल माना जाता है, लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव मीन्स जिए और जीने दो। यही एक स्लोगन माना जाता है ना पूरी दुनिया के लिए, कि जिए और जीने दो। इस स्लोगन को ये टेररिज्म, मतलब ये टेररिस्ट लोग मानते नहीं हैं। ये स्लोगन को ये लोग नहीं मानते, बस यही जो है वो टेररिज्म कहा जाता है, बराबर। और टेररिज्म की एक्टिविटी जो है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड, प्लान की गई जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है।
क्योंकि इनका कैसे टेररिस्ट का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, इन आतंकवादियों का ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर प्लानिंग करते हैं कि हम इस दिन को इस जगह पर ये बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, यहाँ तो भाई उन्हें जो है वो मारेंगे। इनकी मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है? तो बॉम्ब ब्लास्ट करना, सुसाइड अटैक करना। सुसाइड अटैक कि जहाँ पर खुद जो है वो अपने शरीर के ऊपर वो बम लगाकर और कोई भी भीड़ में चले जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं और साथ में लोगों को भी मार देते हैं। ऐसा आपने टीवी पे काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा ना ये चीज़ें, बराबर ना? टेररिस्ट यही करते हैं कि भाई वो सीधा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, सुसाइड अटैक करते हैं, खुद को भी मार देना और दूसरों को भी मार देना, बराबर। या तो कहीं पर जो है वो वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह छुपाकर और सीधा उनसे अटैक करते हैं, बराबर। कि भाई खुद जो है वो कोई बैग वगैरह ले जाकर उसमें बंदूक वगैरह छुपा के रखते हैं और कहीं पर भी जाकर सीधे बीच रास्ते, बीच मार्केट में सबको गोलियां मारने लगते हैं। ये भी टेररिस्ट एक्टिविटी है। या किडनैप करना, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, पता है ना, वो प्लेन हाईजैक करना, पूरे के पूरे प्लेन को जो है वो हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक मतलब कि भाई जैसे किडनैप कर लेते हैं और फिर उनके लोगों को मार देते हैं, ठीक है। या तो फिर ड्रग्स की स्मगलिंग करना, ठीक है, ड्रग्स वो हर एक देश में लेकर आना और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो यंग पीपल हैं उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना। ये टेररिस्ट की, या ये कहते हैं ये टेररिज्म की मेन एक्टिविटीज़ ये है, बराबर। तो ये टेररिज्म हुआ। आप लोगों को भी इसके बारे में काफ़ी ध्यान होगा ना, ये आतंकवादियों के बारे में, कि वो कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनसे हमारे देश का डेवलपमेंट रुक ही जाता है ना। क्योंकि चलो भाई हमने जो है वो कोई डेवलपमेंट किया, जस्ट कि अगर कहीं पर बहुत अच्छी जो है कोई ब्रिज बनाई, कोई पुल बनाई है और कोई टेररिस्ट आते हैं और ऑन द स्पॉट उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। तो सरकार ने करोड़ों रुपए से कोई चीज़ बनाई हुई हो और वो टेररिस्ट आकर एक ही पल में उसे ख़त्म कर देते हैं, तो जिससे सरकार का तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है ना, और हमारे देश का डेवलपमेंट उससे रुक जाता है कि नहीं? तो देखो ये टेररिज्म के बारे में हमने समझा और उसके साथ जो आता है ना रिबिलियन, रिबिलियन के बारे में समझें। तो रिबिलियन मतलब क्या? टेररिज्म जैसे हम लोग जो है वो आतंकवादी कहते हैं ना, रिबिलियन को जनरली कहा जाता है कि भाई क्रांतिकारी, हमारे देश में उसे मेनली क्रांतिकारी कहते हैं, ये रिबिलियन है ना। यहाँ कहते हैं विद्रोही, क्रांतिकारी या तो कहते हैं विद्रोही उसे। तो ये क्या कहते हैं कि भाई टेररिज्म और रिबिलियन, इन दोनों के बीच में बहुत कम फ़र्क है, बहुत कम फ़र्क है। एक्टिविटी दोनों में सेम होती है। क्या कहते हैं कि भाई वायोलेंस फैलाना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, हथियारों से एक दूसरे को मारना, बराबर। ये एक्टिविटीज़ दोनों में जो है वो सेम है, रिबिलियन एक्टिविटीज़ एंड टेररिज्म एक्टिविटीज़। लेकिन डिफरेंस क्या है पता है? रिबिलियन एक्टिविटीज़ जो होती है ना, मतलब ये जो विद्रोही एक्टिविटीज़ होती हैं, रिबिलियन एक्टिविटीज़, वो कोई पर्टिकुलर कंट्री में और पर्टिकुलर कॉज की वजह से होती है। पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर कॉज मतलब पर्टिकुलर रीज़न की वजह से होती है। जबकि टेररिज्म जो आतंकवाद है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, वो तो कोई भी देश में हो सकता है और उसके लिए कोई पर्टिकुलर कॉज भी नहीं होता। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि बस लोगों में डर बना रहे, आतंकवादी यही चाहते हैं। जबकि जो विद्रोही होते हैं, रिबिलियन होते हैं, वो रिबिलियन कोई पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कॉज के लिए ही वर्क करते हैं। ऐसा जैसे अगर एक बात करें ना, अगर एक बात करें तो भाई हमारे देश में जब हमें आज़ादी से पहले जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो फ्रीडम फाइटर्स हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, तो वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, रिवॉल्यूशनरी कहते थे, रिबिलियन पर्सन कहते थे, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स वो उन्हें टेररिस्ट कहते थे। ब्रिटिशर्स वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को वो क्या कहते थे? टेररिस्ट। अब जैसे भगत सिंह का एग्जांपल लो, तो भाई भगत सिंह जो है वो थे तो वो रिबिलियन पर्सन, ठीक है ना, विद्रोही थे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें टेररिस्ट कहते थे कि भाई वो आतंकवादी है। देखो दोनों की एक्टिविटीज सेम, कि भाई टेररिस्ट क्या करते हैं, तो टेररिस्ट जो है वो कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। पता है हमारे देश में भगत सिंह ने भी जो है वो बीच कोर्ट में अदालत चल रही थी और अदालत के बीच में ही जो है वो बम फेंका था। टेररिस्ट भी यही करते हैं। टेररिस्ट जो है वो बीच में चलते हुए किसी को भी गोली मार देते हैं। भगत सिंह ने भी ऐसा ही किया था कि भाई उन्होंने भी जो है वो रास्ते चलते हुए ब्रिटिशर्स को गोली मार दी थी।
तो आप बताओ, क्या भगत सिंह भी जो है वो आतंकवादी कहलाए? क्या वो टेररिस्ट हैं? नहीं। फ़र्क यही है, रिबिलियन और टेररिज्म में यही फ़र्क है। जो रिबिलियन एक्टिविटीज़ होती है ना, या जो ये काम किया जाता है, वो पर्टिकुलर कॉज के लिए पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ ही किया जाता है, सबके खिलाफ नहीं। बराबर ना? जैसे हमारे देश में, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ते थे। वो ऐसा नहीं कि वो जो हिंदुस्तान के लोग होते उनको भी मारते, जो इंडियंस होते उन्हें भी मारते, ऐसा नहीं। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, एक कॉज के लिए लड़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है। इसके लिए वो वायलेंस एक्टिविटीज़ करते थे, वो कॉज के लिए। बराबर ना? और लोग उनका साथ देते थे। बराबर ना? सब लोग उनका साथ देते थे। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं, क्या टेररिस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कोई कॉज के लिए? नहीं ना, वो कोई कॉज के लिए एक्टिविटी नहीं करते। उनका तो मेन मकसद होता है बस लोगों को मारना है। वो ये नहीं देखते कि भाई ये अपने लोग हैं या फिर दूसरे लोग हैं, ये इस रिलीजन के हैं, उस रिलीजन के हैं। टेररिस्ट ही ऐसा कुछ भी नहीं देखते कि भाई वो बड़े हैं, छोटे हैं, कि भाई ये बच्चे हैं या बूढ़े हैं। टेररिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं देखते, उनका काम तो सिर्फ सबको मारना है। और क्या लोग उनकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोग क्यों उनसे उनकी हेल्प करेंगे? जबकि जो रिबिलियन एक्टिविटीज़ होती है, वो रिबिलियन एक्टिविटीज़ में इससे उल्टा ना, वो ऐसा नहीं होता कि भाई बच्चों को भी मारें, बड़ों को भी मारें। नहीं, वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉज के लिए। अब समझो कि आज के टाइम में भी अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कॉज के लिए, कोई रीज़न की वजह से, तो वो रिबिलियन एक्टिविटी कहलाए, वो आतंकवादी नहीं कहलाया। बराबर ना? ऐसे लोगों को रिबिलियन एक्टिविटीज़ के लिए शायद लोगों की हेल्प भी उन्हें मिलती है। जैसे भगत सिंह जब लड़ रहे थे तो लोग उन्हें हेल्प करते थे ना। जबकि टेररिस्ट में उनकी एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी जो है वो हेल्प लोगों की नहीं मिलती। और रिबिलियन एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन में ही होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए वो रिबिलियन एक्टिविटी होती है। जबकि टेररिज्म, तो वो टेररिज्म एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंट्री या ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है ना अब डिफरेंस है? बराबर ना? जैसे कि रिबिलियन एक्टिविटी, अगर हमारे गुजरात में कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो उसे रिबिलियन एक्टिविटी कहेंगे, सिर्फ गुजरात में ही है और कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से चल रही है। जबकि टेररिज्म, उसके लिए कोई भी जो है वो स्टेट, कोई कंट्री, कोई चीज़ की लिमिट नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ये एक्टिविटी हो सकती है, तो वो टेररिज्म की एक्टिविटी। ठीक है ना? तो ये रिबिलियन और टेररिज्म में फ़र्क है, ध्यान देना उसमें। रिबिलियन कोई पर्टिकुलर कॉज की वजह से, रीज़न की वजह से होता है, जबकि टेररिज्म में ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। ठीक है? हमारे इंडिया में आज टेररिज्म की एक्टिविटी तो है ही, मतलब उसके लिए तो हमारी इंडिया लड़ रही है। लेकिन रिबिलियन एक्टिविटी भी हमारी इंडिया में काफ़ी जगह पर चलती है। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर समझो कि जैसे अभी जैसे चल रहा है ना, वो किसान आंदोलन चल रहा है, आप सबको ध्यान होगा। ठीक है? अभी जो करंट चल रहा है आज के तारीख में, कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जितने भी किसान हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। बराबर? तो अभी तो चलो समझो कि वो शांति से लड़ रहे हैं। अगर बाय चांस उन्होंने वायलेंस एक्टिविटी शुरू कर दी, ठीक है, वायलेंस एक्टिविटी शुरू कर दी, लोगों को मारना या फिर जो है वो और कोई वायलेंस एक्टिविटीज़, तो ये क्या कहलाए? वो टेररिस्ट कहलाए, वो आतंकवाद कहलाएंगे, है ना? आतंकवादी कहलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कहलाएंगे पता है? वो विद्रोही कहलाएंगे, मतलब ये रिबिलियन पर्सन कहलाएंगे वो। समझ आ रहा है ना बात? ये रिबिलियन एक्टिविटी जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अगर वो वायलेंस एक्टिविटीज़ में चेंज हुई ना, तो वो रिबिलियन एक्टिविटी कहलाएगी, टेररिज्म की एक्टिविटी नहीं। और ये दोनों ही हमारी सोशल प्रॉब्लम है। बराबर? टेररिस्ट से तो हम लड़ते ही हैं, उनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करते ही हैं, लेकिन ऐसी कोई अगर एक्टिविटी होती है जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, तो उसकी भी तो प्रॉब्लम हमें ही सॉल्व करनी पड़ती है ना, मतलब हमारे देश को ही सॉल्व करनी पड़ती है ना उसे, है कि नहीं? तो अभी इसके बाद, इनके बाद दूसरी एक्टिविटी आती है या दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है नक्सलिस्ट एंड इंसर्जेंसी, है ना? या पहले इंसर्जेंसी कहो, इंसर्जेंसी एंड नक्सलिस्ट मूवमेंट। तो अब इंसर्जेंसी मतलब क्या, इसे भी ध्यान से समझना। ये भी एक टेररिस्ट जैसी या टेररिज्म जैसी ही जो है वो एक्टिविटी है। इंसर्जेंसी क्या कहते हैं पता है? कि जब कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोग, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोग कोई एक एरिया में चले आते हो,
कोई एक एरिया में जो है वो चले आते हो और उस एरिया के ऊपर ज़बरदस्ती अपना कब्ज़ा जमा कर और ये कहने लग जाते हो कि अब इस एरिया में हमारा ही रूल चलेगा और किसी का भी नहीं, तो उसे कहते हैं इंसर्जेंसी। बराबर। अगर समझो कोई जो है वो क्या कह सकते हैं, कोई पर्टिकुलर 20-25 लोगों का ग्रुप है, हथियार वगैरह के साथ पूरे एक गांव में चले आए, एक गांव में चले आए, उस गांव में तो उनकी सरपंच हमारे देश का कानून चलता होगा, हमारे इंडिया का कानून, लेकिन वो 20-25 लोग गांव में चले आए बंदूक वगैरह लेकर और जो है वो सब अपने वेपन्स हथियार वगैरह लेकर गांव में चले आए और सभी लोगों को जो है वो डराया धमकाया, सबको बंदूक की नोक पर ये कह दिया कि अब से ये पूरा गांव हमारा है, हम जैसे बोलेंगे ये गांव में वैसे ही चलेगा और अब किसी की भी नहीं चलेगी, और उस पूरे गांव में वो अपना कब्जा जमा कर बैठ जाते हो, तो उसे एक तरह की इंसर्जेंसी कहते हैं। भाई वो अगर ऐसा कहते हो कि अब इस गांव में हमारा रूल चलेगा, आप लोगों का रूल नहीं, तो इसे इंसर्जेंसी कहते हैं। इंसर्जेंसी को हम लोग सिंपल वे में जो है वो क्या कहते हैं, एक तरह से घूसणखोरी कहते हैं कि भाई कोई जगह पर अंदर घुस आना, ज़बरदस्ती घुस आना और अपने रूल्स वहाँ पर चलाना, तो ये इंसर्जेंसी कहलाई। हमारे इंडिया में इंसर्जेंसी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, मेनली नॉर्थ ईस्ट साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड जो आसाम और उस साइड के जो प्लेसेस है ना, तो वहाँ पर कितने सारे ऐसे ग्रुप हैं, कितने सारे ग्रुप हैं जो वहाँ पर पर्टिकुलर इंसर्जेंसी की एक्टिविटी करते हैं, कितने सारे एरिया को वो अपने कब्जे में करके बैठे हैं कि वहाँ पे इंडिया का रूल नहीं, भाई हमारे हिसाब से रूल चलेगा, भाई इंडिया के हिसाब से रूल नहीं चलेगा वहाँ पर। बराबर ना। ऐसी इंसर्जेंसी हमारे इंडिया में काफ़ी जगह पर है। और इंसर्जेंसी के साथ ही जो है वो आता है नक्सलिस्ट मूवमेंट, इंसर्जेंसी का ही एक पार्ट है ये नक्सलिस्ट मूवमेंट। समझो कि भाई कहा जाता था कि चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था, जिनके लीडर थे माओ से तंग। उन्होंने चाइना में ये रिवॉल्यूशन किया था कि भाई कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है वो घुस आना, इंसर्जेंसी की तरह ही पर्टिकुलर प्लेस पर घुस आना और वहाँ पर जो है वो पूरा कब्जा जमा कर बैठ जाना। और वैसी ही एक्टिविटी हमारे इंडिया में भी हुई। इंडिया में 1967 में वेस्ट बंगाल का नक्सलबारी विलेज है, वेस्ट बंगाल का नक्सलबारी विलेज, उस विलेज में कुछ लोग जो है वो वहाँ पर इंसर्जेंसी उन्होंने की, मतलब उस विलेज में, उस गांव में घुस आए और पूरे गांव को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है ना, कि भाई ये सबसे पहले नक्सलबारी विलेज में ये एक्टिविटी हुई थी ना, और इसी वजह से इस एक्टिविटी को नाम दिया गया नक्सलिस्ट मूवमेंट। बराबर, नक्सलिस्ट मूवमेंट नाम दिया गया। हुआ एक तरह से वो भी इंसर्जेंसी ही, कि कोई प्लेस पर जो है वो अंदर घुस आना। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से शुरू होकर आज बहुत सारे प्लेसेस में ऐसा है, मेनली हमारे इंडिया में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तो ऐसे कितने सारे प्लेसेस पर जो है वो ये नक्सलिस्ट मूवमेंट चल रही है। ठीक है ना, मतलब समझो ये इंसर्जेंसी चल रही है, लोग वहाँ पर आकर एक आध गांव, एक आध एरिया वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। और पता है हमारे देश की सरकार भी उनके साथ जो है वो फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर जाओ तो ऑलमोस्ट वायलेंस एक्टिविटीज़ होती है। अब कोई गांव के लोगों को उन 20-25 लोगों ने अपने कब्जे में करके रखा है, तो अगर हमारी सरकार वहाँ गई भी ना, तो वो लोग क्या करते हैं, गांव के लोगों को मार देते हैं या तो और ज़्यादा वायलेंस एक्टिविटीज़ कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे सरकार को सोच समझ कर स्टेप लेने पड़ते हैं, या कितनी बार सरकार पीछे हट जाती है। ठीक है, और अगर सरकार पीछे हट जाती है तो क्या होता है, तो वो लोग वहीं पर ही अपना कब्जा जमा कर हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। सही बात है ना। तो इसीलिए इसीलिए कहते हैं ये नक्सलिस्ट मूवमेंट या इंसर्जेंसी का हो, ये दोनों ही हमारी कंट्री की आज बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है कि नहीं। आप जस्ट इमेजिन ही करो ना, आप जो एरिया में रहते हो, जो सिटी में रहते हो, जो एरिया में रहते हो, उस एरिया में कुछ आ जाए बंदूक वगैरह लेकर 20-25 लोग आपके एरिया में आ जाए और आपके ऊपर जो है वो ये क्या कह सकते हैं, एकदम पावर जमा के बैठ जाते हो कि नहीं भाई अब आप लोग जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आप लोगों को करना है और कुछ भी नहीं करना फिर। बराबर, तो फिर क्या, तो फिर कैसे चलेगा उसमें। द आप लोगों की हालत कितनी ख़राब हो जाए, जस्ट इमेजिन तो करो उसमें। तो ऐसी इंसर्जेंसी जहाँ पर होती होगी तो उन गाँव के लोगों की, उस शहर में रहने वाले लोगों की कितनी हालत ख़राब हो गई होगी। सही बात है ना। तो इसलिए ये इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है,
कि जिससे सोसाइटी के लोगों को, वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है फिर। ठीक है ना, समझो ना, ये इंसर्जेंसी, ये नक्सलिस्ट मूवमेंट, ये भी जो है वो एक टेररिज्म का ही पार्ट है। कि जो जो एक्टिविटीज़ टेररिज्म एक्टिविटीज़ में होती है ना, आतंकवादी जो जो काम करते हैं, ये सब भी वही करते हैं। लोगों को जो है वो किडनैप करना, लोगों को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, हथियारों का यूज़ करना, ये सब भी इनका ही काम है, जो भी इंसर्जेंसी में जुड़े हुए होते हैं उनका। ठीक है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस टेररिज्म एक्टिविटी हर जगह पर चलती है और ये एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पर। बराबर। और दूसरा एक पॉइंट देखें ना, तो वो पॉइंट आता है टेररिज्म इन कश्मीर। अब देखो, ये तो हमें पता ही है कि भाई हमारे यहाँ पर कश्मीर की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और ये भी हमारी सोशल प्रॉब्लम ही है ना। कि जब से हमें आज़ादी मिली ना, 15 अगस्त 1947, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, और तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के नाम पर हमेशा झगड़े होते ही रहते हैं। होता है ना, हमेशा ही जो है वो झगड़े होते रहते हैं। कि जनरली ये कश्मीर वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो हमेशा उसे हड़प करने की, क्या कहते हैं, उसे कैप्चर करने की कोशिश करता ही रहता है। कि भाई ये कश्मीर हमारे कब्जे में आ जाए तो बहुत अच्छा। हमेशा पाकिस्तान यही कोशिश करता रहता है। और इसके लिए कितनी सारी लड़ाइयाँ भी हुई है कि नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में इतने सारे वॉर हुए हैं, और वॉर जब ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद कश्मीर में बहुत बार जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कश्मीर में बहुत होती हैं। कि जैसे वहाँ पर भाई टेररिस्ट वहाँ पर जब पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे पता है, एक तो कश्मीर जैसा प्लेस है, वो एक बहुत बड़ा जो है वो टूरिज़्म प्लेस है, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। और ऐसे प्लेसेस पर सडनली ये आतंकवादी आकर, टेररिस्ट आकर कभी भी वो अटैक कर देते हैं, लोगों के किडनैप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वहाँ पर, है कि नहीं। और जिनकी वजह से वहाँ कश्मीर के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। एक हमारी कश्मीर की बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है कि कश्मीर में मेनली रहते थे पंडित, कश्मीरी पंडित जिसे कहते थे। ठीक है, वो कश्मीरी पंडित, समझो उन्होंने ही उस कश्मीर को बनाया था। मेन प्लेस वो कश्मीर का उस कश्मीरी पंडित की वजह से ही फेमस था पहले। लेकिन जब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी ना, तो कुछ लोग आकर उनके ऊपर इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, उनके साथ इतनी मारपीट करने लगे कि कश्मीरी पंडित को वो प्लेस छोड़ देनी पड़ी, वहाँ से निकल जाना पड़ा। बराबर ना। और इन लोगों को पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पर बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी, क्योंकि अपनी प्लेस, अपना घर बार वगैरह छोड़कर कहीं पर चले जाना हो तो उसके लिए बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है फिर, है कि नहीं। और यहाँ कश्मीर में ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, कि जिनकी वजह से वहाँ के लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ती है। उनकी वजह से वहाँ के लोग हमेशा डर में रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं कि भाई न जाने कब जो है वो क्या हो जाए वहाँ पर। ठीक है, और इनकी वजह से हमारी सेना, हमारे देश की सेना भी हमेशा कश्मीर में लगी रहती है ना, वहाँ पर ही जो है वो, क्या कहते हैं, ज्वाइन रहती है ना। और कितने सारे जो है वो ये सैनिक वो वहाँ कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से शहीद भी हो चुके हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद एक फाइनल पॉइंट अगर देखें, तो वो है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। कि ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ से हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वो समझें। सबसे पहले अगर सोशल इफ़ेक्ट अगर देखें ना, तो इस टेररिज्म की वजह से ही हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। ये टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से ही कोई प्लेस पर अगर टेररिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही हो ना, तो वो प्लेस पूरे देश से अलग हो जाता है। अब समझो कश्मीर है, कि अगर कश्मीर में टेररिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कोई भी लोग वहाँ जाएंगे नहीं ना। जैसे घूमने फिरने जाते थे तो जाएंगे वहाँ पर, नहीं जाएंगे ना, तो वो प्लेस पूरी इंडिया से अलग हो जाएगा कि नहीं भाई वहाँ किसी को नहीं जाना है। तो ऐसे देश का बंटवारा हो जाता है ना, बराबर ना। टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से लोगों में डर बैठ जाता है, लोगों में सस्पिशियस जो है वो क्रिएट हो जाता है। मतलब कि क्या कह सकते हैं कि हमेशा लोगों पे शक करना, ये माइंड जो है वो लोगों पे आ जाता है। हम लोग हमेशा जो है वो लोग अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं ना, अपने आसपास के, कि सबके साथ मिलजुल के रहो, सबके साथ जो है वो हंसी खुशी से रहो। लेकिन सडनली जब ऐसी टेररिज्म एक्टिविटी आ जाती है तो हम लोगों पे शक करते हैं,
कभी ट्रेन पर जाते हैं कि ट्रेन में आसपास कोई ऐसा इंसान बैठा हो तो हमारे माइंड में शक होता है कि कहीं ये कोई उल्टी सिल्टी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। बराबर होता है कि नहीं शक। बराबर सबके साथ मिलजुल के रहना। लेकिन कभी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग अपने बच्चों को अब ये सिखाते हैं कि नहीं भाई किसी से कोई खाने पीने की चीज़ मत लेना, किसी से जो है वो कोई चॉकलेट मत लेना, ऐसा सिखाते हैं ना। तो मतलब हम लोग हर किसी के ऊपर शक करने बैठ जाते हैं। ये सब किसकी वजह से? ये टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से ही। उससे एजुकेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बराबर ना। लोगों का जो है वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास उठ जाता है। हम कभी भी कोई अनजाने के ऊपर विश्वास कर ही नहीं पाते कि कहीं वो कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं करेगा। हमारे माइंड में यही रहता है। कभी भी कोई भी अनजाने लोग के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर पाते फिर। ठीक है। और इनकी वजह से कितनी बार जो है वो फिर कॉम्युनल राइट्स भी क्रिएट होते हैं। कॉम्युनल राइट्स मतलब कि भाई दंगे फसाद हो जाते हैं, दो रिलीजन के लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से फिर। बराबर कहीं पर भी कोई अगर सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल वगैरह एंजॉय करना हो, तो उस फेस्टिवल के एंजॉयमेंट में भी बहुत समझो रुकावटें आती हैं। ठीक है ना। कि जनरली पता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी, तब उस वक्त तो कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो लोग डरते हैं कि भाई कहीं पे ज़्यादा भीड़ हो गई तो कोई टेररिस्ट ने वहाँ पे अटैक कर दिया तो। है कि नहीं। लोगों के मन में ऐसा डर बैठा रहता है हमेशा। ये सब सोशल इफ़ेक्ट हुए। और फिर इकोनॉमिक इफ़ेक्ट अगर देखें कि भाई पैसों का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, तो टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। लोगों के कहते हैं ना भाई नॉर्मल बिजनेस बंद हो जाते हैं, कामकाज बंद हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है उनकी वजह से। है कि नहीं। कि भाई अगर कोई प्लेसेस पर ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ हो तो काफ़ी दिनों तक वो प्लेस बंद रहेगी। और प्लेस बंद तो छोड़ो कि भाई वहाँ पर जो है वो लोग घूमने फिरने भी कभी नहीं जाएंगे। अब आपको पता है ना मुंबई के ताज होटल में जब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है ना, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, 3 दिन तक आतंकवादी वहाँ पर रहे थे। और पूरी ताज होटल जो है वो समझो काफ़ी हद तक जो है वो बर्बाद कर दी थी उन्होंने। तो वहाँ जो अटैक हुआ ना, तो उसके बाद महीनों तक लोग जो है वो होटल या उसके आसपास के एरिया में जाते ही नहीं थे। है ना। लोगों के मन में डर ना कि भाई क्या कह सकते हैं वहाँ फिर से कुछ हो जाए तो लोग वहाँ जाते ही नहीं थे। अब जाएंगे ही नहीं वहाँ पर तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनका बिजनेस कैसे चलेगा। है कि नहीं। ये इफेक्ट होता है कि ना। इनका जैसे मैंने बताया ना कि भाई लोग जो है वो एक से दूसरी जगह कितनी बार माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट मतलब कि भाई दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो उनका बिजनेस, उनकी जो भी कामकाज चल रहा होगा उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। हम्म, अगर सपोज मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी हो गई टेररिस्ट एक्टिविटी, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहीं रहूँगा? नहीं, ऑन द स्पॉट हमारे घर वाले क्या सोचेंगे पता है, ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चलो, दूसरे शहर में जाके रहो। अब इस शहर में नहीं रहना है कि इस शहर में तो इतनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब यहाँ नहीं रहना है, दूसरी जगह चलो। तो जब अगर दूसरी जगह जाएंगे तो सोचो फिर कि भाई वहाँ पर यहाँ जो मेरा बिजनेस चल रहा हो, कामकाज चल रहा हो, वो सब छोड़कर दूसरे जगह पर काम करना तो वो मुश्किल हो जाती है कि नहीं। ठीक है ना। ये टेररिस्ट क्या करते हैं पता है, जो रिच पर्सन होते हैं ना उनसे जो है वो ये मनी एक्सट्रॉक्ट करवाते हैं। मतलब कि भाई उनसे वो पैसे लेते हैं कि भाई उनके घर वालों को किडनैप करके भाई इतने पैसे जो है वो ये देकर जाओ। बराबर। यहाँ ऐसे ही धमकी देते हैं उन्हें कि भाई इतने पैसे दे के जाओ, इतने करोड़ रुपए दे के जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। होता है कि नहीं। तो उनके ऊपर भी फिर ये नेगेटिव इफेक्ट आती है। ये टेररिस्ट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पर ड्रग्स या दूसरी चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं, जिससे हमारी कंट्री में ब्लैक मनी क्रिएट होती है। बराबर ना। ब्लैक मनी क्रिएट होती है और ये ब्लैक मनी हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। ये टेररिस्ट जो है वो रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, रोड, ब्रिजेस, गवर्नमेंट ऑफिस, ये सब जो है वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो उनकी वजह से सरकार के करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। जस्ट इमेजिन करो, बॉम्बे में जो है वो सालों पहले उनके ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे कितने पता है, 9 से ज़्यादा ट्रेन में उन्होंने ब्लास्ट किए थे। 9 से ज़्यादा ट्रेन। तो इमेजिन करो ये 9 की 9 ट्रेन पूरी की पूरी जो है वो जल गई, ब्लास्ट हो गया उसमें। तो अगर उसमें ब्लास्ट हो गया तो फिर से 9 ट्रेन कौन, वही टेररिस्ट बना के देंगे? नहीं ना। वो तो हमारी सरकार को ही खर्चा करना पड़ता है ना। और जस्ट इमेजिन तो करो एक एक ट्रेन बनाने का खर्चा कितना।
ये पूरा खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, कोई ब्रिज अगर वो लोग तोड़ के चले जाते हैं तो वो फिर से पूरी की पूरी ब्रिज बनाना, उसका खर्चा तो सरकार को ही उठाना पड़ता है ना। तो है ना, हमारी इकोनॉमी पे ये इफेक्ट आता है। इस टेररिज्म को रोकने के लिए सरकार को हर साल करोड़ों रुपए सेफ्टी और प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी में खर्च करने पड़ते हैं। जस्ट इमेजिन करो, अगर कोई टेररिस्ट होता ही नहीं, कोई आतंकवादी अगर होता ही नहीं, तो सब लोग शांति से रहते ना। तो सरकार को भी मिलिट्री के ऊपर या इन सेफ्टी के ऊपर फिर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता ना, बराबर। अब यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी है, कभी भी कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो सरकार को उसके लिए पहले ही तैयारी करके रखनी पड़ती है कि भाई जो भी सेना है वो पूरी सेना तैयार करो, उन्हें जो है वो क्या कह सकते हैं कि उन्हें हथियार वगैरह दे दो, उन्हें ट्रेनिंग दो, जिनके ऊपर भी लाखों रुपए का खर्च होता है फिर सरकार का। हम्म? इनकी वजह से हमारी कंट्री की टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, बराबर। कोई प्लेसेस पर अगर ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ हो तो लोग वहाँ घूमना ही छोड़ देते हैं। जैसे कश्मीर में ऐसा अटैक होता है तो उसके बाद कितने सालों तक लोग वहाँ घूमने ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उन्हें डर रहता है कहीं वहाँ फिर से कुछ अटैक वगैरह हो गया तो। सही बात है ना। तो टेररिज्म से ऐसी बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पर होते हैं, और इनके ये भी हमारी सोशल प्रॉब्लम है कि जिनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट हमेशा काम करती रहती है। आई बात समझ में? तो देखो, आज जैसे हमने ये सब सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में समझा ना, अब ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स, एसएस के दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।